ओके डियर एस्पिरेंट्स, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सबकी तैयारी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। क्यों? क्योंकि अब हम लास्ट मंथ में पहुंच चुके हैं। चलिए, आप सबके लिए हम इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन आज लेकर आ रहे हैं। क्या आपका जो सोशियोलॉजी पेपर फर्स्ट हुआ था ना, सोशियोलॉजी पेपर वन जो था, उसका सेकेंड टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, यानी कि जो आपके टेस्ट मॉड्यूल था, टेस्ट नंबर 6 था, हम उसके क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स देखने वाले हैं कि आखिर इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखा जा सकता था, या कैसे आप एक अच्छा आंसर इन क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में फॉर्मेट कर सकते थे। ऑब्वियसली जस्ट लाइक एनी अदर डिस्कशन आई वुड से दैट ऐसा नहीं है कि यही एकमात्र तरीका है। यू कैन हैव योर ओन मेथड। ठीक है ना, आप अपने लेवल से अपनी तरफ से इसमें क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं, तो वो चीज आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, सो नाउ लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। पहला वाला जो सेगमेंट है, इस वाले सेगमेंट में आपको क्या करना है जी, 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपका कंपलसरी होता है। आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दिस थिंग्स। ठीक है, तो पहला और फिफ्थ क्वेश्चन तो आपका कंपलसरी होता है। फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन को आपको करना ही होता है। बाकी जो 6 क्वेश्चन बच गए आपके, यानी कि सेक्शन ए में जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बच गया, और जो सेक्शन बी में जो आपका सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ क्वेश्चन बच गया, इन 6 क्वेश्चन में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको कम से कम एक क्वेश्चन दूसरे सेक्शन से करना होगा, यानी कि तीनों के तीनों क्वेश्चन आप एक ही सेक्शन के नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप क्वेश्चन चूज कर रहे होंगे, उस क्वेश्चन के तीनों क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, उसके तीनों सब क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को कम से कम इतना तो पता ही होगा। अगर आप क्या बोलते हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं अगर तरीके से, अगर आपने अपना ऑप्शनल तैयार किया होगा, तो यू मस्ट बी नोइंग दीज थिंग्स। सो आई एम जस्ट डायरेक्टली जंपिंग इनटू द डिस्कशन पार्ट। चलिए, तो 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट विद ईच अदर। आपके सिलेबस का पहला ही टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस। उसी से रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को क्या करना है जी, आपको कंपेयर करना है और कॉन्ट्रास्ट करना है। कंपेयर कॉन्ट्रास्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि मतलब आपको सिमिलैरिटीज भी बतानी है और फिर आपको डिफरेंसेस भी बताने हैं। क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपको क्या करना है, पहले सोशियोलॉजी का डेफिनेशन लिखना है, फिर एंथ्रोपोलॉजी का डेफिनेशन लिखना है, दोनों को डिफाइन कर दीजिए। फिर उसके बाद आपकी मर्जी, आप अगर चाहें तो पहले डिफरेंसेस बता दीजिए, फिर सिमिलैरिटीज बता दीजिएगा, या फिर अगर आप चाहें तो पहले सिमिलैरिटीज बता दीजिए, बाद में डिफरेंसेस बता दीजिएगा। तो पहले जब आप सिमिलैरिटीज बताएंगे तो सिमिलैरिटीज बताते वक्त आप मेंशन कर दीजिएगा कि दोनों सब्जेक्ट जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट मैटर जो है वो ओवरलैप करता है। इवन सोशियोलॉजी भी कंपैरिजन के पर्पस से प्रिमिटिव सोसाइटीज को स्टडी करता है, वहीं दूसरी तरफ दोनों के मेथड्स जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वगैरह, कई सारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, कई सारे जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो सोशियोलॉजिस्ट माने जाते हैं। तो दोनों के जो स्कॉलर हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे में यूज होते रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर सिमिलैरिटीज। उसके बाद कुछ डिफरेंसेस बता दीजिएगा। पहला तो सब्जेक्ट मैटर में डिफरेंस का है, तो एंथ्रोपोलॉजी बायोलॉजी में घुस जाता है ह्यूमन इवोल्यूशन को समझाने के लिए। ठीक है, उसके अलावा मेनली वो केवल प्रिमिटिव सोसाइटी पर फोकस करता है, जबकि सोशियोलॉजी ट्राई टू डील्स विद द कंटेम्पररी सोसाइटी, वो कंटेम्पररी सोसाइटी को डील करते हैं। कई नए नए मेथड हैं सोशियोलॉजी में, नए नए मेथड्स हैं जैसे कि क्वेश्चनियर, सर्वे, इसके अलावा आप बता सकते हैं आपका इंटरव्यू वगैरह, जो चीजें आपकी एंथ्रोपोलॉजी में कम यूज होती हैं। तो कुछ डिफरेंसेस भी हैं, यही बता के आपको इस आंसर को कंप्लीट करना था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, analyze the ethnomethodological and phenomenological perspective as a critique of positivism। अब इन दोनों को बताना है पॉजिटिविज्म के क्रिटिक के रूप में, तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले तो पॉजिटिविज्म ही समझाना पड़ेगा। थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिएगा कि जो हमारे इनिशियल फोरफादर थे वो क्या थे, पॉजिटिविस्ट थे। ऑगस्ट कॉम्ट, डर्कीम वगैरह एक दो नाम दे दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। दे वांटेड टू एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी एज अ natural science, as a discipline through which we can predict or we can systematically study society and we will be able to predict the future as well। इसी कंटेक्स्ट में वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अब बताइए क्या कि लेकिन इसके कई सारे क्रिटिसिज्म है, और उन क्रिटिसिज्म में दो मेजर क्रिटिसिज्म है, इथनोमेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड फेनोमेनोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इथनोमेथोडोलॉजी के बारे में
एक पैराग्राफ में बता दीजिएगा क्या ये डिफरेंट मेथड की बात करता है क्या, किस हर मतलब आप ऐसे लॉज नहीं प्रोपाउंड कर सकते हैं कि एक मनुष्य जो है वो एक पर्सन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा ही मेथड चूज करेगा। सबके मेथड अपने हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओन इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू दैट रियलिटी। ठीक है ना। हेरोल्ड गारफिंकल मेंशन कीजिएगा, 2-4 लाइन में बता दीजिएगा कैसे इसने जो है वो पॉजिटिविज्म के नोशन को रिजेक्ट किया। अगला है फेनोमेनोलॉजी। फेनोमेनोलॉजी स्कूच को मेंशन कीजिएगा, पीटर बर्जर मेंशन कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि इनका कहना था कि देयर इज नो सब्जेक्टिव रियलिटी बियॉन्ड दी देयर इज नो रियलिटी बियॉन्ड द सब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कोई भी फेनोमेना वो एग्जिस्ट करता है कि हम उसको कैसे परसीव करते हैं, हम उस फेनोमेना को कैसे समझते हैं। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यानी कि जब इतनी हाई लेवल ऑफ सब्जेक्टिविटी होगी तो ऑब्जेक्टिव रूल्स कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। हेंस ये भी पर्सपेक्टिव क्या कर रहा है, ये पॉजिटिविज्म का क्रिटिसिज्म है। ठीक है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, सीधे सीधे है पॉजिटिविज्म एंड इट्स क्रिटिक। उस टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं, तो जहां भी आपने पढ़ा होगा आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको डिटेल में बताया गया होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर मेरे सामने थोड़े से लिमिटेशंस हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ मैं आपको पूरा टॉपिक नहीं समझा सकता हूँ। यहाँ तो बस मुझे एक मॉडल आंसर के रूप में आपको बताना है कि इस आंसर में क्या कुछ डल सकता था। क्लियर है ना। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वन वाज डिस्कस हाउ पॉवर्टी इज लिंक्ड विद सोशल एक्सक्लूजन। पॉवर्टी कैसे सोशल एक्सक्लूजन से लिंक्ड है। तो दो की टर्म है, दोनों की टर्म को समझाइए और समझाकर स्टार्ट कीजिए। पॉवर्टी को डिफाइन कर दीजिएगा, फिर सोशल एक्सक्लूजन को डिफाइन कर दीजिएगा, कैसे लिंक्ड है ये दिखाना है। तो कैसे लिंक्ड है, तो इसको समझाने का बहुत आसान तरीका होता है कि आप एक विशियस साइकिल बना दीजिए या दोनों में कॉज इफेक्ट वाला रिलेशन बता दीजिए कि कैसे पॉवर्टी के कारण सोशल एक्सक्लूजन होता है और कैसे सोशल एक्सक्लूजन के कारण पॉवर्टी आती है। बस हो गया आपका आंसर क्लियर। ठीक है ना। इसके अलावा आप सेकंड हाफ में ये भी बता दीजिएगा कि नॉट नेसेसरली सोशल एक्सक्लूजन माइट बी एसोसिएटेड विद पॉवर्टी इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन जो होता है वो वॉलंटरी भी हो सकता है, इनवॉलंटरी भी हो सकता है। अगर वॉलंटरी है तो जरूरी नहीं है क्या कि फिर वो पॉवर्टी से एसोसिएटेड है। हाँ, पॉवर्टी कैन बी कंसीडर्ड एज एन इनवॉलंटरी फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन बिकॉज दिस पर्सन और द फैमिली इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इकोनॉमिकली इन दी सोसाइटी। तो ये भी अपने आप में एक तरह का सोशल एक्सक्लूजन है। ठीक है। तो पहले तो बता देना है कि दोनों एक दूसरे के कैसे कॉज एंड इफेक्ट है, और दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि कैसे पहला जो है वो दूसरे से अलग है। ठीक है ना। तो कॉज एंड इफेक्ट होने के साथ साथ दूसरे पार्ट में आपको ये भी मेंशन करना है। चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू हाउ डज मर्टन्स कॉन्सेप्ट ऑफ अनोमी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ डर्कीम्स। ठीक है ना। सीधे आइए, अनोमी को डिफाइन कीजिए। अनोमी क्या था, नॉर्मलेसनेस था। एक फ्रेंच टर्म है अनोमी, जिसका मतलब क्या होता है जी, नॉर्मलेसनेस। द टर्म वाज गिवन बाय इमाइल डर्कीम while he was trying to explain division of labor। पहला उनका क्लासिक डिवीजन ऑफ लेबर को समझा रहे थे, उसी में उन्होंने पैथोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लेबर को समझाते वक्त एनोमिक डिवीजन ऑफ लेबर की चर्चा की थी। ठीक है। बता दीजिएगा उन्होंने क्या बताया था कि ये एक ट्रांजिशन वाले फेज में इमर्ज होता है, जिसमें क्या होते हैं कि हमारे नॉर्म्स जो हो रहे होते हैं वो हमको गाइड नहीं कर पा रहे होते हैं। अदरवाइज नॉर्मलेसनेस जैसी कोई कंडीशन तो होगी नहीं। हमारे जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स है दे फेल्ड टू गाइड अस इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलेसनेस कहते हैं। फिर दूसरे पार्ट में आपको बताना है कि मर्टन ने इस कॉन्सेप्ट को बोरो किया एंड ही यूज्ड इट in order to explain his concept of what deviance। deviance को समझाते वक्त उन्होंने बताया था कि there is a certain section, खासकर उन्होंने इनोवेटर्स के लिए ये टर्म यूज किया था कि वो सोसाइटी में ऐसे जगह पर लाई करते हैं जिनके लिए सोसाइटी के गोल्स को अचीव करने के नॉर्म्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो सिंस उनके पास वो नॉर्म्स ही नहीं है जिनके थ्रू वो सोसाइटी के वैल्यूज को अचीव कर सके, तो इसीलिए उनके पास एकमात्र रास्ता क्या बचता है कि वो डेविएट कर जाते हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने अपने डेविएंस की थ्योरी को समझाते हुए इसको बताया था। क्या डिफर हो गया, डिफर ये हो गया कि उन्होंने ये बता दिया कि ये जो एनोमी है ना, ये कोई टेम्पररी सिचुएशन नहीं है, रादर इट इज परमानेंट सिचुएशन फॉर सर्टेन सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। गॉट द पॉइंट। दिस इज हाउ यू कैन डिफर देयर नोशंस एसोसिएटेड विद व्हाट, एनोमी। नेक्स्ट, evaluate the idea that no society can be completely open or entirely closed। ये टॉपिक जो है वो आपके सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है ना। आपका पेपर मतलब फर्स्ट पेपर में जो फिफ्थ वाला टॉपिक है ना, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, उसी में सोशल मोबिलिटी। यहीं पर आपको बताना था कि पितरिम सोरोकिन ने मोबिलिटी की चर्चा की थी। पितरिम सोरोकिन को कोट कीजिएगा, उन्होंने बुक ही लिखा है सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी, तो ऑब्वियसली आप उनको कोट कर सकते हैं। ठीक।
कि एक सोसाइटी में मोबिलिटी है या नहीं, इसके बेसिस पर ओपन या क्लोज में डिवाइड किया जाता है। ओपन सोसाइटी में मोबिलिटी होती है, क्लोज्ड सोसाइटी में मोबिलिटी नहीं होती है। दोनों की एग्जांपल देकर बता दीजिएगा। ओपन वाले में आप क्लास बेस्ड सोसाइटी का एग्जांपल दे दीजिएगा, क्लोज वाले में कास्ट बेस्ड सोसाइटी का एग्जांपल दे दीजिएगा। फिर आपको बताना है, पितृम स्वरूपन ने ही कहा था कि कोई भी कंप्लीटली ओपन नहीं होता है, कोई भी क्लोज्ड नहीं होता है। Even in a so-called open society, there lies some degree of restriction. Example दे दीजिएगा, डेविड ग्लास, एलीट सेल्फ रिक्रूटमेंट, या फिर आप और भी कई सारे कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं कि कैसे क्या होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है, ग्लास सीलिंग होती है, ये सब चीजें देखने को मिलती है। और क्लोज्ड सिस्टम में भी कहीं ना कहीं मोबिलिटी देखने को मिलती है। सेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट देकर आप इस बात को आराम से समझा सकते थे, 10 मार्कर था, क्लियर किया जा सकता है। मूविंग ऑन, एक्सप्लेन हाउ सोशियोलॉजी डेवलप्ड एज एन independent discipline rooted in rationality and scientific inquiry। पहला टॉपिक आपका इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, उसी से रिलेटेड है कि कैसे सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक इंक्वायरी और रैशनैलिटी में रूटेड डिसिप्लिन के रूप में, इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में इमर्ज हुआ। यही आपको बताना था। बता दीजिएगा थोड़ा सा क्या कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज्ड इन 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी यूरोप में इमर्ज हुआ है। उस तरह उस टाइम के क्या कंडीशन थे उसके बारे में बता दीजिएगा। पहले तो रैशनैलिटी, रेनेसा ने क्या किया जी, रैशनैलिटी को पैदा किया, ठीक है ना, ह्यूमन सेंट्रिक हो गया वर्ल्ड व्यू। इस कारण से सोसाइटी में कई सारे नए नए चैलेंजेस इमर्ज होने लग गए और उन चैलेंजेस को समझने के लिए एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। दूसरा साइंटिफिक टेम्परामेंट बता दीजिएगा क्या कि डिस्कवरीज, इसके अलावा साइंटिफिक रेवोल्यूशन, न्यूटन, कॉपरनिकस, ये सब आप इन सब की डिस्कवरीज वगैरह ने क्या किया, जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स थे, जो क्या बोलते हैं रिलीजन बेस्ड जो नॉर्म्स हुआ करते थे, उनको चैलेंज किया, जिसने भी क्या किया, सोसाइटी में नए चैलेंजेस इमर्ज किए। थोड़ा चाहे तो आप इसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से भी लिंक कर सकते हैं, बिकॉज दैट वाज आल्सो बेस्ड ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट, तो आप उससे भी लिंक कर सकते हैं। इट क्रिएटेड अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन सोसाइटी बट लेड टू द emergence of sociology as a distinct discipline in order to understand the society effectively. Moving on to next question, do you think the concept of I and me are fundamental to Mead's theoretical framework? आपको ये बताना है कि क्या आई और मी का कॉन्सेप्ट जो है वो फंडामेंटल है मीड के कॉन्सेप्ट पर। तुरंत आइएगा कि मीड ने क्या किया था जी, सेल्फ एंड सोसाइटी। ऑब्वियसली बुक उन्होंने नहीं लिखी थी, लेकिन उन्हीं के नाम पर लिखी गई है, या फिर कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था सेल्फ का। अब बताइएगा क्या कि उन्होंने सेल्फ को समझाते हुए बताया था कि सेल्फ के दो पार्ट्स हो सकते हैं, आई एंड मी। आई इज द सेल्फ सेल्फ, मी इज द सोशलाइज्ड सेल्फ, ठीक है ना। वहीं आई और मी को समझा दीजिएगा, आई जो होता है वो कैसे इनोवेटिव होता है, कैसे अपने सेंसेस को फुलफिल करने की बात करता है, ठीक है ना। ऑन दी अदर हैंड जो आपका मी है, कैसे वो सोशलाइज्ड होता है, कैसे जो है वो सोशल नॉर्म्स वैल्यूज के प्रति ऑब्लाइज करता है, कैसे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, इन सब चीजों को बताना है। और इसी कॉन्फ्लिक्ट से एक पर्सन का सेल्फ डिटरमाइन होता है, एक पर्सन का सेल्फ माना जाता है। जिसका आई स्ट्रॉन्गर होता है वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो लोग जिनका मी ज्यादा होता है वो लोग ज्यादा कन्फर्मिस्ट होते हैं। तो इन चीजों को आप समझा सकते हैं कि आई और मी जो है वो सेंट्रल है कैसे। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। तो ये हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन। अब यहां से शुरू हो जाता है हमारा बाकी क्वेश्चन सब, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला, जिसमें आपको थोड़े से बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। सीधे सीधे आपके सिलेबस का टॉपिक है क्या, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, उसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है, सोशियोलॉजिकल रिसर्च के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि सोशियोलॉजिकल रिसर्च क्या है जी। रियलिटी को फाइंड करने का एक सोशियोलॉजिकल मेथड है, जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि रियलिटी में क्या है, ठीक। इसके लिए दो मेथड यूज किए जा सकते हैं, क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। दोनों के बारे में हल्का फुल्का चर्चा कर दीजिएगा और दोनों के ड्रॉबैक्स जरूर बताइएगा। ड्रॉबैक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Since both of them have their drawbacks, इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है जी, इन दोनों को एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। यहाँ चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं जी, बेंजीन का ट्रायंगुलेशन मेथड डाल दीजिएगा। इसके अलावा सोशियोलोगोस, ये सारे जो है वो मेथड डाल दीजिएगा, जिनका यूज करके क्या किया जाता है जी, दोनों का मिक्सचर बनाया जाता है। क्वांटिटेटिव मेथड, क्वालिटेटिव मेथड, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑब्वियसली मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपने ट्रायंगुलेशन वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है ना।
तो उन सब का यूज कीजिएगा, यहीं पर यूज करना है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स को समझा दीजिएगा, क्या चैलेंजेस है उनको बता दीजिएगा, और फिर बताइएगा कि कैसे अगर दोनों को अगर हम एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करवाएं या दोनों को इंटरमिक्स करें तो दोनों एक दूसरे के चैलेंजेस को कम कर सकते हैं और हमारे रिसर्च को ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा वैलिड और ज्यादा रिलायबल बना सकते हैं। क्लियर है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? Do you agree with Max Weber's view that bureaucracy can turn into iron cage? Discuss. सीधे सीधे ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन कीजिएगा। मैक्स वेबर ने किस तरह से डिफाइन किया था वो डिटेल में क्लास में बताया है आपको। थोड़ा सा चाहे तो आप बता सकते हैं कि उन्होंने आइडियल टाइप का यूज करके ब्यूरोक्रेसी को समझाया था। फिर सीधे आइए बताइए कि मैक्स वेबर वाज अवेयर ऑफ द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद ब्यूरोक्रेसी। कैसे उन्होंने बताया था कि आयरन केज होता है, वही समझा देना है आपको। पहला इमोशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना, इमोशन कम हो जाता है, ठीक, क्लियर। दूसरा रूल्स को ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं। तीसरा और क्या था जी, रूल्स को ज्यादा फोकस करने लगाते हैं, गोल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। अगला बता दीजिएगा क्या कि बहुत ही पावरफुल एंटिटी है, पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। अगला ये बता दीजिएगा कि बहुत ज्यादा फॉर्मलाइजेशन हो जाने के कारण, रैशनैलिटी के कारण जो है वो इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। ये सारे सोसाइटी जो है वो बहुत डायनामिक है, कितना भी ट्रेन कर दोगे सोसाइटी के डायनामिज्म के लिए तैयार तो कर नहीं सकते हो, इनोवेशन खत्म हो जाता है। दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू कैन यूज टू प्रेजेंट हाउ ही परसीव्ड दैट ब्यूरोक्रेसी कैन टर्न इनटू आयरन केज। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। Now the next question is, how is Merton's theory of deviance related to contemporary society? कैसे मर्टन का थ्योरी कंटेम्पररी सोसाइटी के लिए रेलेवेंट है? आप चाहें तो मर्टन की थ्योरी से ही स्टार्ट कीजिएगा, चाहे क्या मतलब स्टार्ट कीजिएगा, मर्टन की थ्योरी ऑफ डेविएंस क्या है बता दीजिएगा। उन्होंने डेविएंस क्या बोला था जी, नॉर्म्स वैल्यूज दोनों से डेविएट हो जाएंगे, दोनों में से किसी से एक डेविएट हो जाएंगे तो डेविएंट कहलाएंगे। पांचों बता दीजिएगा, कन्फर्मिस्ट, इनोवेटर, रिचुअलिस्ट, उसके अलावा आपका रिट्रीटिस्ट और रेबेलियन, चारों पांचों बता दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको कंटेम्पररी सोसाइटी से लिंक कीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल दे देकर एक एक को लिंक करते चलिएगा कि आज भी सोसाइटी में क्या है, जो लोग लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी ऐसे ही बताया था, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं रिचुअलिस्ट है, ठीक है ना, कुछ रिट्रीटिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, रिबेलियन भी एग्जिस्ट करते हैं। कंटेम्पररी सोसाइटी से एग्जांपल देकर बता दीजिएगा। आसान क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली इवैल्यूएट डर्किम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड। अब बताइए, ये भी बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं ना आपके सिलेबस में सीधे सीधे थ्योरी है जी, डर्किम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड। क्या थी थ्योरी, क्या बताया उन्होंने, सुसाइड को कैसे डिफाइन किया, कैसे उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को रिजेक्ट किया और इसके पीछे जो है वो सोशियोलॉजिकल करंट या सोशियोलॉजी फैक्टर को रीजन माना। ठीक, फिर उसके बाद बता दीजिएगा कैसे उन्होंने टाइप्स बताए थे, वो चारों टाइप्स बता दीजिएगा, इंटीग्रेशन के कारण और दूसरा क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन के कारण और दूसरा मतलब आपका इमोशन, मतलब उसके कारण, ये जो दोनों रीजन थे वो चारों बता दीजिएगा। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड, फैटलिस्टिक सुसाइड और एक और कौन सा बच गया जी, वह चारों सुसाइड के बारे में यहाँ पर समझा दीजिएगा। ठीक, देखिए मिस हो रहा है, एक तो हो गया अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, दूसरा हो गया आपका फैटलिस्टिक सुसाइड, तीसरा हो गया आपका एनोमिक सुसाइड, एक और कौन सा छूट रहा है, एक तो कोई मिस हो रहा है, चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो डर्किम की उस थ्योरी को लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद इसको क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज करते हुए बता दीजिएगा, ठीक है ना, क्रिटिसाइज करते हुए बता दीजिएगा कि क्या क्या चैलेंजेस थे। पहला तो डेटा जो कलेक्ट किया था उसी की वैलिडिटी अपने आप क्वेश्चन में थी। फिर उसके बाद जानबूझकर जो है उन्होंने प्रूव किया क्या कि इसके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं होते हैं। तो दीज वर मल्टीपल क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड विद डर्किम्स थ्योरी। क्लियर हो गया ना? हाँ जी, तो ये है आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू सोशियोलॉजिकल रिसर्च। बताइए वैलिडिटी का क्या मतलब होता है, रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है। एक सोशियोलॉजिकल रिसर्च में ये दोनों क्यों जरूरी है, क्योंकि ये दोनों अगर नहीं रहेंगे तो फिर सोशियोलॉजिकल रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एग्जाम्पल के साथ बता दीजिएगा वैलिडिटी क्यों और कैसे लाई जा सकती है, रिलायबिलिटी क्यों और कैसे लाई जा सकती है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर कलेक्टिंग फैक्ट्स। क्या होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बताइए। एक सबसे ज्यादा एफिशिएंट क्यों माना जा रहा है, उसके पीछे का रीजन बताइएगा। ऐसी सोसाइटी को भी स्टडी कर सकते हैं जो लिटरेट ना हो, ऐसी सोसाइटी को भी स्टडी कर सकते हैं जिसके पास, जिसकी लैंग्वेज आप नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना, प्रिमिटिव सोसाइटी, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग वगैरह में
हेल्प मिलता है। तो ये सब पहले प्रोज प्रोज बता दीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्रिटिकली इवैल्यूएट या कमेंट करने बोला है ना, तो कमेंट में ऑब्वियसली आपको दोनों पार्ट्स मेंशन करने हैं। तो कमेंट जब कीजिएगा तो आपको क्या बताना है, आपको ये सारी चीजें भी बतानी है कि आखिर क्या चैलेंजेस हैं। तो आइडियल कल्चर प्रेजेंट करते हैं, रियल कल्चर प्रेजेंट नहीं करते हैं। दूसरी बात क्या होता है, इग्नोरेंस हो सकता है, रिसर्चर का बायस क्रीप इन कर सकता है। तो ये कई सारे चैलेंजेस हैं जो एसोसिएटेड रहते हैं इससे। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द वेबेरियन क्रिटिक ऑफ मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मार्क्सिस्ट नोशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का वेबेरियन क्रिटिक क्या है। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यूपीएससी ने बार बार पूछा है इस क्वेश्चन को, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को समझाइए, मार्क्स का नोशन बताइए, फिर उनका क्रिटिसिज्म में वेबर को ले आइए। क्लास, मार्क्स ने अलग तरीके से समझाया, उन्होंने मार्केट सिचुएशन, क्लास सिचुएशन, लाइफ चांसेस के थ्रू समझाया। मार्क्स ने बोला केवल क्लास एकमात्र बेसिस है स्ट्रेटिफिकेशन पर, उन्होंने बोला 3 है, ट्रिनिटेरियन पर्सपेक्टिव दिया। क्लास इन्होंने बताया 2 ही क्लास है, उन्होंने बताया 4 क्लास है। समझ रहे हैं ना, इस तरह से आप आराम से समझा सकते हैं। इन्होंने बताया क्या कि चेंज आएगा, कैसे चेंज आएगा, रेवोल्यूशन के थ्रू आएगा। उन्होंने बताया क्या कि जरूरी नहीं है रेवोल्यूशन होगा ही। तो इस तरह से यही डिबेट है इन दोनों के बीच का जो आपको प्रेजेंट करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। पहले तो बताइएगा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क होता क्या है, फिर बताइए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क से रिलेटेड क्या चैलेंज है। कोशिश कीजिएगा वही वेबर वगैरह को यूज कर लीजिएगा। उसके अलावा भी आप कुछ पॉइंट्स डेटा आप डाल सकते हैं, आप फोर्डिज्म डाल सकते हैं कि फोर्डिज्म से रिलेटेड क्या चैलेंजेस थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद डाल दीजिएगा कि इनफॉर्मलाइजेशन का क्या मतलब है और इनफॉर्मलाइजेशन लाना क्यों जरूरी है। तो पोस्ट फोर्डिज्म डाल दीजिएगा, बता दीजिएगा कि आज भी क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ कामों को एफिशिएंटली करने के लिए इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है, यही बता दीजिएगा। एनालाइज मार्क्सियन कंसेप्शन ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, अब ये भी बताना पड़ेगा जी आपको। हाँ, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म सीधे सीधे आपके सिलेबस का पॉइंट है, एक एनालाइज करना है तो ऑब्वियसली प्रोस कॉन्स दोनों बताने हैं। स्टार्ट कीजिए, मार्क्स हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, कैसे है, ठीक। आपने पढ़ा होगा, जहां भी पढ़ा होगा डिटेल में पढ़ा होगा, इसमें कुछ माया दाएं है नहीं, तो इसीलिए इसको डिस्कस करने के, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे जानते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है। नेक्स्ट वन इज, क्या कह रहा है, एनालाइज एजी फ्रैंक्स थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। एजी फ्रैंक का क्या थ्योरी था, डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, याद कीजिए। मेट्रोपोलिस एंड क्या थे जी, कोर, ठीक है ना। सिटीज एंड मेट्रोपोलिस, कोर एंड पेरिफेरी, सैटेलाइट्स, कोर एंड सैटेलाइट्स, पूरी थ्योरी उन्होंने जो लैटिन अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बताई थी, वो बता दीजिएगा क्या कि डेवलप डिपेंडेंसी के कारण चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। तो अगर अपना डेवलपमेंट चाहते हो तो इन कोर सिटीज से क्या हो जाए, वो अपने आप को डिटैच कर लो, यही उनकी थ्योरी थी। मार्क्सियन थ्योरी है, मार्क्सियन पर्सपेक्टिव है डेवलपमेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेक्ट एंड कल्ट विद एग्जांपल। सेक्ट और कल्ट के बीच में एग्जांपल के साथ डिफरेंस बताना है। आसान है, आपके सिलेबस में सीधे मेंशन्ड है। सेक्ट के बारे में बताइएगा क्या है, रिलीजन ऑफ डिससैटिस्फाइड, डिसप्रिविलेज्ड, तो ये मेजर धर्म से टूटकर बनते हैं, क्लियर। दूसरी तरफ कल्ट क्या होता है, आज की जो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस है ना, मे बी एसोसिएटेड विद रिलीजन, मे नॉट बी एसोसिएटेड विद रिलीजन। कल्ट में जरूरी नहीं है कि रिलीजियस इमोशन प्रेजेंट हो। सेक्ट में क्या होता है, अपने मेंबर्स से हाई लेवल ऑफ कन्फर्मिटी या हाई लेवल ऑफ ऑब्लिगेशंस एक्सपेक्ट किया जाता है। कल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सेक्ट के मेंबर होंगे तो फिर किसी दूसरे सेक्ट या दूसरे रिलीजन के मेंबर नहीं हो सकते हैं, लेकिन कल्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। कल्ट में मल्टीपल रिलीजन के मेंबर एक साथ हो सकते हैं, एक साथ आप कई सारे सेक्ट कल्ट के भी मेंबर हो सकते हैं। दोनों का एग्जांपल दीजिए, एग्जांपल देकर बता दीजिए। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट, पहले समझाइए डिसेंट क्या है, और डिसेंट के इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स मेंशन करने हैं। क्या, सबसे पहला तो आइडेंटिटी से रिलेटेड है, दूसरा आपका प्रॉपर्टी ट्रांसमिशन वगैरह उन सब में हेल्प करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ क्या बोलते हैं, आप बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल डोमिनेंस होता है, क्लियर है। ये सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड जो डिसेंट को इंपॉर्टेंट फैक्टर बनाती है। राइट अ सोशियोलॉजिकल नोट ऑन फंडामेंटलिज्म, आसान है, कर्टिसली, स्टीव ब्रूस वगैरह यूज कीजिएगा। फंडामेंटलिज्म क्या है, ठीक है ना, पहले तो समझा दीजिएगा फंडामेंटलिज्म क्या है। सोशियोलॉजिकल नोट है ना, ओपन टर्म होता है, तो सारे डायमेंशन कोशिश कीजिएगा थोड़ा थोड़ा टच कर देने का। तो फंडामेंटलिज्म क्या है, फंडामेंटलिज्म क्या मानता है बता दीजिएगा। स्क्रिप्चर एकदम 100% आपको अवॉइड करना पड़ेगा, लाइफ के सारे एस्पेक्ट से रिलेट करता है। फिर उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा ये बताने का कि फंडामेंटलिज्म क्या चैलेंज है, क्या एक्सपेक्ट करता है, कुछ एग्जांपल, खत्म, ठीक है ना। सुनिए, ऐसे जो है ना वो कंट्रोवर्शियल चीजों में इंडिया के एग्जांपल देने से बचिए,
ठीक है ना। तो इंडिया के जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप चाहे अपने लेवल पर कुछ भी मानते हैं, यहाँ एग्जाम में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, ठीक है ना। ये चीज मैं हर क्लास में बताता हूँ आप लोगों को, फिर भी आप वही गलतियां करते हैं, ऐसे नाम लिख देते हैं जो पॉलिटिकली कहीं ना कहीं एफिलिएटेड है, उसका नुकसान हो जाएगा आपको और बहुत तगड़ा नुकसान होगा। इस क्वेश्चन में तो मार्क्स जाएंगे ही जाएंगे, बाकी क्वेश्चन में भी मार्क्स काट देगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा बचिए, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा यहाँ पर। डिस्कस द एजेंट्स ऑफ सोशल चेंजेस स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में सोशल चेंज लाने के एजेंट क्या है, पहले तो बता दीजिएगा सोशल चेंज क्या है, सोशल चेंज से रिलेटेड एजेंट 4-5 डाल दीजिएगा। सोशल में कौन कौन से हैं तो 2-4 डाल दीजिएगा उसमें, ठीक है ना। एजुकेशन डाल दीजिएगा, डेमोग्राफी डाल दीजिएगा, उसके अलावा पर्सनल विल पावर डाल दीजिएगा, पॉलिटिकल डाल दीजिएगा, इकोनॉमिक डाल दीजिएगा, 5-6 डाल दीजिएगा, हो गया। 5 डाल दीजिएगा, मोर देन इनफ है, 10 मार्कर है, 5 फैक्टर्स विल मोर देन इनफ, विल बी मोर देन इनफ। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन हाउसहोल्ड एज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, बताइए कि कैसे आज के जमाने में फैमिली का जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन हुआ करता था वो सेट कहाँ होता है। नए तरह के फॉर्म्स आ गए हैं जो ट्रेडिशनल फॉर्म फैमिली के डेफिनेशन में सेट नहीं होते हैं, इसीलिए आजकल हाउस होल्ड जैसा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे पॉपुलराइज हो रहा है, इसीलिए इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोला जा रहा है। गेडेंस वगैरह को यूज कर दीजिएगा, जीपी मर्डॉक वगैरह को यूज कर दीजिएगा, आराम से आप इस आंसर को डील कर सकते हैं, क्लास में भी बताया गया है, बहुत डिटेल में बताया गया है। एक्सप्लेन दी स्ट्रेन थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट, स्ट्रेन थ्योरी किसने दी थी, नील जेएस मेल्सर, स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी। बताइएगा कि उन्होंने किस तरह से सोशल मूवमेंट को डिफाइन किया, स्ट्रेन के रूप में बताया। 6 प्रीरिक्विजिट बताए थे, वो 6 के 6 प्रीरिक्विजिट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है ना। पहला तो स्ट्रेन होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए जी, स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस होनी चाहिए, तीसरा आइडियोलॉजी, चौथा लीडर, पांचवा ऑर्गेनाइजेशन और छठा प्रेसिपिटेटिंग कॉज। 6 फैक्टर्स होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सोशल मूवमेंट हो जाएगा। उन्होंने टाइप्स भी बताए थे सोशल मूवमेंट के, नॉर्म ओरिएंटेड, वैल्यू ओरिएंटेड, दोनों बता दीजिएगा, और फिर बताइएगा क्या कि उनका ये भी मानना था कि अंततः क्या होगा, एक सोशल मूवमेंट खत्म भी होगा। तो ये था आपका 5th नंबर क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू 6th वन, एजुकेशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ सोशल मोबिलिटी इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, एक्सप्लेन। एजुकेशन, मैंने आप लोगों को क्लास में बताया एजुकेशन का मतलब केवल स्कूलिंग से नहीं होता है, रादर इसके बहुत वाइडर एक्सप्लेनेशन है। तो आप एजुकेशन को जो है वो खोलकर समझाइएगा, फिर सीधे चले जाइएगा कि कैसे ये सोशल मोबिलिटी में मेजर रोल प्ले कर सकता है। तो बताइएगा सोशल मोबिलिटी में कि क्लास बेस्ड मोबिलिटी में भी आपकी पोजीशन को चेंज कर सकता है, और साथ ही साथ स्टेटस बेस्ड मोबिलिटी में भी आपके पोजीशन को चेंज कर सकता है, सिस्टम में भी आपके पोजीशन को चेंज कर सकता है, वही समझाइएगा, ठीक है ना। चाहे तो यहाँ पर वो क्या बोलते हैं आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन का वो लाइन भी मेंशन कर सकते हैं, सॉल्यूशन टू ऑल मेजर प्रॉब्लम्स comes to one single word, that is education, ठीक है ना। फिर चाहे तो इसको थोड़ा सा चैलेंज कर दीजिएगा, कहीं तो एक्सप्लेन, अच्छा एक्सप्लेन बोला है, जरूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो डालने के लिए तो डाल सकते हैं, बता दीजिएगा कि कैसे मार्क्सियन पर्सपेक्टिव ने बोला था, ग्रामसी वगैरह का कहना था ना कि एजुकेशन के थ्रू ही क्या किया जाता है, रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया जाता है और स्टेटस को मेंटेन रखा जाता है। नेक्स्ट वन इज क्रिटिकली इवैल्यूएट द कांसेप्ट ऑफ फैमिली, वही जो भी पीछे डिस्कस में बताया आपको कि फैमिली के कांसेप्ट से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं वो बता दीजिएगा, साथ ही साथ आप यहाँ पर चाहें तो बता सकते हैं कि फैमिली क्या है। और जीपी मर्डॉक ने जो 4 फंक्शंस बताए थे फैमिली के, 2 बायोलॉजिकल फंक्शंस और 2 वैसे वाले फंक्शंस, वो मेंशन कर दीजिएगा। पहला तो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, दूसरा प्रोक्रिएशन, तीसरा क्या था जी आपका एजुकेशन या सोशलाइजेशन, और चौथा इकोनॉमिक सपोर्ट। ये 4 फंक्शंस हैं जो फैमिली परफॉर्म करती है। पार्सन्स का डाल दीजिएगा, पार्सन्स ने भी बताए थे फंक्शंस इसके। और फिर उसके बाद अपोजिट साइड चले जाइएगा, फैमिली से रिलेटेड नेगेटिव व्यूज, वहां पर आप बता दीजिएगा, बहुत सारे आपको थ्योरीज दे रखे हैं, बेल एंड वोगेल, फिर उसके अलावा एडमंड लीच, ये सारा दे रखा है, स्केप वोटिंग, कैसे बच्चों का स्केप वोटिंग किया जाता है, ये सब बता दीजिएगा, ठीक है। दोनों पक्ष मैंने बता रखे हैं, क्या है प्रोज फैमिली से रिलेटेड, क्या है कॉन्स फैमिली से रिलेटेड, वही आपसे पूछा है। राइट अ सोशियोलॉजिकल नोट ऑन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी बता दीजिएगा, उससे रिलेटेड एक सोशियोलॉजिकल नोट, अब बता दीजिएगा डेमोक्रेसी कैसे इमर्ज हुआ, इंडिया में डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्या कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है ना। यही आपको समझाना है, यहाँ पर सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके नोट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रिटिकली इवैल्यूएट द लीनियर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, बताइए सोशल चेंज बता दीजिए, लीनियर थ्योरी का मतलब क्या होता है पहले वो समझा दीजिएगा, और फिर चाहे तो 2 थ्योरी हल्की हल्की बता दीजिएगा, 20 मार्कर है तो 2 थ्योरी बता दीजिएगा, पूरा डिटेल में खोलने की जरूरत नहीं है। ऑगस्ट कॉम्प का डाल दीजिएगा, और आपकी मर्जी हो तो मार्क्स का डाल दीजिएगा, या आपका मन हो तो आप चाहे तो हर्बर्ट स्पेंसर का डाल दीजिएगा, आपकी मर्जी, जो भी कोई एक 2 थ्योरी डाल दीजिएगा।
फिर क्रिटिकली इवैल्यूएट कर दीजिएगा, चैलेंज बता दीजिएगा कि लीनियर थ्योरीज जो है वो कैसे बायस्ड होते हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट। पहले तो डिफाइन कीजिए व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, क्या होता है उसको समझाइए, ठीक है ना। फिर बताइए कि उसमें क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ तो पूरा का पूरा खुला हुआ है मैदान जी, आपको पूरा बताना था कि वर्कर इनफॉर्मलाइजेशन कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर बढ़ता जा रहा है, नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है रिप्लेस कर रही हैं, आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं जी फ्रीलांसर, ये सब चीजें यही बताना है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न एआई मशीन टूल्स एंड ऑल दोस थिंग्स, इंटरनेट बेस्ड ये सब चीजें। डिस्कस बोल रहा है ना, चाहे तो फिर भी थोड़ा सा डाल सकते हैं कि इन चेंजेस के अलावा भी क्या है, आज भी कास्ट रिलीजन ये सब मेजर फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, वुमेन जेंडर ये सब डायमेंशन आज भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में अपना रोल निभा रहे हैं या फिर अपना इफेक्ट इंश्योर कर रहे हैं। Next one is a differentiate between the concept of race and ethnicity with example. डिफरेंशिएट करना है तो रेस को पहले समझाइए, एथनिसिटी को समझाइए, दोनों के बीच में डिफरेंस बताइए एग्जांपल के साथ। बहुत डिटेल में क्लास में करवाया है मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। आपके सिलेबस में सीधे सीधे टॉपिक है तो रेस बताइएगा फिजियोलॉजिकल चीजों से रिलेटेड है, समझा दीजिएगा डिफरेंस के साथ साथ। वो आपको बता रखा था क्रेनियल कैपेसिटी के बेसिस पर जो बांट रखा था, उसके अलावा मैंने आपको बताया था कलर के बेसिस पर जो बांट रखा है। फिर सीधे आ जाइएगा फेंटन की तरफ, उन्होंने क्या किया था, कैसे इन चीजों को क्रिटिसाइज किया था कि नहीं अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, एथनिसिटी का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, रेशियल डिफरेंसेस एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, या फिर जो अलग अलग रेस के बीच में डिफरेंस है उतने तो डिफरेंसेस जो है वो एक ही कॉन्टिनेंट एक ही कंट्री के लोगों के बीच में होते हैं, ये सब बताया था। फिर एथनिसिटी पर आ जाएगा, एथनिसिटी के बारे में खोल के बता दीजिएगा कि किसी भी बेसिस पर आप जुड़े हों, ठीक है ना। इसका एक बेसिस जो है वो खुद रेस भी हो सकता है। नेक्स्ट, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सीधे सीधे सोशल चेंज को समझाइए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रोल को बताइए, साइंस टेक्नोलॉजी क्या होता है, कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेंज लाता है, ऑगबर्न की स्टडी डाल दीजिएगा, सब कुछ बता रखा है आपको। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब क्या है कि आप इसमें डाल सकते हैं क्या कि जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव चेंज ही लाए, नेगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकता है, यही बताना है आपको। To what extent revolution replaces the existing order in society? रेवोल्यूशन क्या था, कैसे था, मैंने बताया था कि एटलीस्ट क्या होना चाहिए, रेवोल्यूशन का डेफिनेशन ही बताया था मैंने, ठीक है ना। चार्ल्स टेली कॉन्सेप्ट में बताया था, नील जे स्मेल्सर बताया था कि रेवोल्यूशन मिनिमम क्या होना चाहिए कि प्रेजेंट पॉलिटिकल ऑर्डर को रिप्लेस हो जाना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल वगैरह के थ्रू बताइए कि पॉलिटिकल सिस्टम रिप्लेस होता है, वाइडर जनरली वायलेंट होता है, ठीक है ना, तो इसके कारण सोसाइटी के बाकी एस्पेक्ट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ना स्वाभाविक हो जाता है। कौन से सोसाइटी में होता है जहां स्ट्रक्चरल कंड्यूसिवनेस नहीं होती है, तो ये सब पॉइंट है। एक्सप्लेन वेबेरियन थ्योरी ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, बहुत आसान है, वेबर का पावर बता दीजिए, पावर को उन्होंने कैसे डिफाइन किया। फिर सीधे चले जाइए, उन्होंने तीन तरह की अथॉरिटी की बात की थी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, रैशनल लीगल अथॉरिटी और कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, तीनों को खोल के समझा दीजिए विद एग्जांपल, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था एक शॉर्ट क्रिस्प डिस्कशन। ऑब्वियसली मैं बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ जा नहीं सकता हूँ, आपको मैं एक थ्योरी समझा नहीं सकता हूँ, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हियर इन दिस डिस्कशन। मैंने आपको हाईलाइट कर दिया है कि आपके सिलेबस में ये कहाँ है, आपने जहां से भी पढ़ाई की होगी, अगर आपने सिलेबस कवर किया है तो ऑब्वियसली यू मस्ट बी नोइंग ऑल दीज थिंग्स, अगर नहीं जानते हैं तो एक बार जाके रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो विद दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग दिस स्मॉल डिस्कशन। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम और फॉर योर अपकमिंग प्रिपरेशन एज वेल। एग्जाम में है दिन, ठीक है ना, तो मन से पढ़ाई कीजिए। जिन टॉपिक्स में आपको लग रहा है कि कुछ कमियां रह जा रही हैं, कुछ ड्रॉबैक्स बच गए हैं, उन टॉपिक्स को क्या कीजिए जी, फिर से तैयार कीजिए, फिर से मॉडिफाई कीजिए, फिर से रिवाइज कीजिए, धीरे धीरे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी विश के साथ थैंक यू ऑल।